Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। उस पर एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था कि एक स्लिट के सामने यदि मैं एक ग्लास स्लैब रख देता हूँ जिसकी थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। कल ये मैंने आपको समझाया था। अब मैं और एग्जांपल लूंगा उसी चीज पे, ऑप्टिकल पाथ पे, आप समझते जाएंगे। देखिए, ये स्लिट है दो, और यहां रख देते हैं मीडियम। एक मीडियम होगा, ये मीडियम है, और एक मीडियम नीचे, अलग अलग मीडियम। इधर एयर है और यहां रख दिया एक सॉस एस। यंग डबल स्लिट सेटअप में मैंने बस ये चेंज कर दिया कि इधर और ऊपर कोई अलग अलग मीडियम रख दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। ये S1 सॉर्स, ये S2 स्लिट। समझ रहे? S1 स्लिट, S2 स्लिट। लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होगी, और ऐसे इंसिडेंट होने के बाद इस पॉइंट P पर आएगी। क्लियर? अब आपको पॉइंट P पर बताना है मैक्सिमम रहेगा या मिनिमम रहेगा। पॉइंट P पर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस से फिर क्या निकालना है, क्यू मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा। उसको dy by डी के पाथ डिफरेंस को n लैम्डा या n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर रखेंगे तो हमें लोकेशंस पता चल जाएंगे, मैक्सिमा की और मिनिमा की। तो पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, डेल्टा xp। इस बार ये S1 S2 लेंथ में मुझे दिखने में तो बराबर लग रहे हैं, सिमेट्रिक फिगर है, सेंटर वाली लाइन पे सोर्स रखा हुआ है। तो अगर मैं देखूंगा तो S1 और S2 इक्वल दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ये लेंथ इक्वल है, लेकिन एक्चुअल में ये किसी एक मीडियम पे चली गई है। तो मैं अगर एयर के कंपैरिजन में लेंथ लिखना चाहूंगा तो मुझे म्यू1 S1 लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो ऊपर वाली लेंथ जो एयर में ही टोटल लिखूंगा मैं, समझे ना? ये तो किसमें चली लेंथ S1 म्यू1 में, लेकिन एयर के कंपैरिजन में कितनी चली इसमें, समझे ना? एयर के कंपैरिजन में लिखना पड़ेगा मेरे को कि ये अगर एयर में चलता है इतनी लेंथ तो कितनी चलता है, समझे ना? इफेक्टिव लेंथ एयर के लिए लिखनी पड़ेगी, तो वो आएगी म्यू1 S1 प्लस S1P। नीचे वाली लेंथ बड़ी लग रही है मुझे, तो पहले नीचे वाली लेंथ लिख लेता हूं, म्यू2 S2 प्लस S2P माइनस म्यू1 S1 प्लस S1P डेल्टा XP। यहां से आ जाएगा म्यू2 S2 माइनस म्यू1 S1 प्लस S2P माइनस S1P डेल्टा XP। यहां से S2 S1 लेंथ इक्वल है, S2 S1 दोनों लेंथ इक्वल है, समझे? तो मैं लिख देता हूं म्यू2 माइनस म्यू1 कोई सी भी एक लेंथ S1 लिख देता हूं, प्लस S2 माइनस S1P होता है dy by dt, जहां y P की लोकेशन है, D दोनों स्क्रीन और स्लिट से डिस्टेंस है, और स्मॉल d ये डिस्टेंस होती है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपको वो ये जरूर बताएगा कि लेंथ कितनी है। विदाउट इस लेंथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा एसएस में। ये लेंथ देना जल्दी होगा इसमें।
तो ये SS1 आपको बताएगा। मान लेते हैं ये लेंथ आपको दी गई है, ये D दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, तो ये भी आ जाएगी। जैसे आपको ये लेंथ दे दी उसने L, तो SS1 आप लिख सकते हो डेल्टा XP S1 आ जाएगा L² प्लस D² बाई 4 का रूट, ये D/2 होगी, ये L है तो ये आ जाएगी L² प्लस D² बाई 4 का रूट μ2 माइनस μ1 प्लस dy बाई dt ये समझे ना। अब इसमें आप डेल्टा XP को अगर n लैम्डा रखते हैं और n को 0 1 2 3 4 रख के y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपको पहला, दूसरा, सेंट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैक्सिमम मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप n प्लस हाफ लैम्डा रखते हैं तो आपको मिनिमम पता चल जाएगा। क्लियर? इस तरीके से इसमें आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। ये स्क्रीन है, ये स्लिप वाला प्लेन है, सोर्स S1 स्लिप, S2 स्लिप, एक स्लैब यहां रखी मैंने, थिकनेस T1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ग्लास स्लैब, और दूसरी स्लैब यहां रखी। इस बार मैंने दोनों के सामने स्लैब रख दिया, थिकनेस T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ग्लास स्लैब है। अब यहां से लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी और वो दोनों स्लैब से होते हुए स्क्रीन पर आएगी, ये पॉइंट P। क्लियर? इस केस में बताइए पाथ डिफरेंस क्या है? बड़ा इजी है, हम लिखेंगे डेल्टा XP इज इक्वल टू, यहां भी एयर, यहां भी एयर, यहां भी एयर, यहां भी एयर, तो SS1 बराबर आएगा SS2। तो ये तो कट ही जाएगा, कभी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि यहां भी एयर है और यहां भी एयर है। तो आप यहां से स्टार्ट ना करके यहां से स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप लिखोगे SS2 S2P, समझे ना, ये टोटल पाथ माइनस वो टोटल पाथ करोगे तो ये पाथ में से ये पाथ कट जाएगा। तो आप यहां से मेजरमेंट करना स्टार्ट करें। अब नीचे देखिए, नीचे जो लेंथ आएगी वो S2P माइनस T2 एयर में चली गई और T2 लेंथ μ2 में चली गई, तो ये आएगा नीचे वाली पाथ की टोटल लेंथ। नीचे वाली रे ने एयर में टोटल लेंथ, एयर के इक्विवेलेंट टोटल लेंथ इतना चला, समझे? माइनस ऊपर वाले में आएगा S1P माइनस T1 एयर में, प्लस μ1 इंटू T1 ग्लास लेंथ, डेल्टा XP ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। S2P माइनस S1P माइनस T2 माइनस T1 प्लस μ1 माइनस μ2 माइनस μ1 ओके, ये लिखा हुआ है प्लस T2 μ2 माइनस 1, यहां प्लस माइनस,
T1 माइनस 1 इंटू T1, ये लिखा हुआ माइनस प्लस T1, यहाँ भी प्लस T1, माइनस म्यू T1 माइनस म्यू T1। अब मुझे पता है कि ये S2P माइनस S1P होता है dy बाय डी। इसको ध्यान से देखें, इसको μ2 माइनस 1 T2 माइनस μ1 माइनस 1 T1, ये पाथ डिफरेंस है। यहां इस वाले एग्जांपल में वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले यहां दोनों में ही स्लिट नहीं रखी, एक फ्रिंज पैटर्न सामने बना, मतलब स्टैंडर्ड YDAC सेटअप में, स्टैंडर्ड YDAC सेटअप में फ्रिंज पैटर्न बन रहा है, समझे ना। यहां दोनों ये स्लैब नहीं रखी हुई। अब वो दो स्लैब ये दोनों स्लिट के सामने रखता है और ये पाता है कि कोई भी चेंज नहीं होता, YDAC पैटर्न में कोई चेंज नहीं आता है। तो बताइए μ1 T1 μ2 T2 में क्या रिलेशन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। दोबारा फिर दोहराता हूं, क्वेश्चन क्या बोला मैंने, यहां ये ग्लास स्लैब नहीं, स्टैंडर्ड YDAC सेटअप हो जाएगा, उस स्टैंडर्ड YDAC सेटअप में फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। अगर अब दोनों स्लिट के सामने दो ग्लास स्लैब रख दी जाए जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिकनेस μ1 T1 μ2 T2 रेस्पेक्टिवली, तो अब यदि फ्रिंज पैटर्न चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंजेस फ्रिंज पैटर्न में नहीं आते हैं, तो मुझे ये बताइए μ1 T1 और μ2 T2 में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन है। अब जरा सोचिए, जब ये दोनों ग्लास स्लैब नहीं थी तो पाथ डिफरेंस सिर्फ ये है, और पाथ डिफरेंस की वजह से फ्रिंज पैटर्न में लोकेशन आती है मैक्सिमम मिनिमम, समझे ना, विड्थ आती है मैक्सिमम मिनिमम, कितनी दूर होगा यहां से सेंटर से पहला मैक्सिमम कितनी दूर होगा, कितने करीब होगा, तो ये चीज हमें पता चलता है पाथ डिफरेंस से। अब यदि आप ग्लास स्लैब रख देते हो और फ्रिंज पैटर्न में कोई चेंज नहीं आता है, का मतलब ये है कि अभी भी पाथ डिफरेंस पहले वाला ही है dy बाय डी, तभी कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये पूरा टर्म जो इधर लिखा हुआ है ये 0 के बराबर है, और ये 0 के बराबर कब होगा, जब यहाँ बराबर आ जाएगा, ये अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा, यही वो कंडीशन है, समझे, कि वो जो उसने बोला μ1 T1 और μ2 T2 में रिलेशन क्या है इस स्टेट के लिए। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, समझ में नहीं बात। आपको अगर वो ये भी पूछ सकता है कि सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो, इसके लिए μ1 T1 और μ2 T2 में रिलेशन बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो, इसके लिए μ1 T1 और μ2 T2 में रिलेशन बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, समझो। तो जरा सोचो, अगर मैं चाहता हूं कि सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाए, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाए, इसके लिए μ1 T1 और μ2 T2 में क्या रिलेशन आना चाहिए, देखो बता लेते हैं। आप यहां लिखोगे कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n लैम्डा में n 0 होता है, ये क्या है, पाथ डिफरेंस, फॉर मैक्सिमम n लैम्डा बराबर ये पूरा अमाउंट dy बाय डी प्लस μ2 माइनस 1 T2 माइनस μ1 माइनस 1 T1, ये पाथ डिफरेंस है। अब सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n बराबर 0 होता है, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा n जो होता है वो 0 होता है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, यानी ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। अब मैं अगर y कैलकुलेट करना चाहता हूं तो आएगा dy बाय डी बराबर, ये टर्म इधर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, μ1 माइनस 1 T1 माइनस μ2 माइनस 1 T2, ये आ जाएगी वैल्यू y की। अब d आप इधर लिख सकते हो, अपॉन d नीचे कर सकते हो,
ऐसे ये डी ऊपर जाएगा, स्मॉल डी नीचे आएगा, तो आपको ये y सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मिल जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा लोकेशन, सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन ये है, सेंटर से जैसे y इसमें क्या होता है, सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस होती है ये। तो अगर आप चाहते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर आए तो y पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। ये टर्म पॉजिटिव, इसमें d और d तो एक क्वांटिटी है, मैथमेटिकल क्वांटिटी। आप क्या लिखोगे, इसको हटा देना इधर से, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो y आएगा वो आएगा μ1 - 1 * t1 - μ2 - 1 * t2 d/d। अब मैं चाहता हूं कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर आए, फॉर going for shifting central maxima in upward direction, तो आप लिखोगे y central should be greater than 0, क्योंकि यहाँ जो y होता है वो मैंने ऊपर ही मेजर किया था, तो y greater than 0 होना चाहिए। हम लिखेंगे μ1 1 t1 - μ2 - 1 t2, ये टर्म ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी 0 में चली जाएगी, यहाँ से क्या आएगी μ1 - 1 t1 - μ2 - 1 t2 ग्रेटर देन 0, यानी μ1 - 1 t1 μ2 - 1 t2, ये रिलेशन आएगा ऊपर जाने के लिए। सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर तब जाएगा जब ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा μ1 t1। अगर सेंट्रल मैक्सिमा आप नीचे पहुंचाना चाहते हैं तो ये इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाएगी, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। समझे? क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर करें। अब आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं।